Assalamu alaikum. Today we are going to study lipid metabolism, dirty lipid metabolism. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके सोर्सेज ऑफ लिपिड्स क्या हैं। एग योक है, ऑयल, घी, पीनट, कोड, लिवर ऑयल, आलमंड, उसके बाद कोकोनट और लिंसीड ऑयल और ऑर्गन मीट। फिर हम देख लेते हैं कि लिपिड्स, व्हाट आर लिपिड। लिपिड क्या होते हैं? लिपिड बेसिकली हेटेरोजेनस कंपाउंड होते हैं जो हमारे पास वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, लेकिन क्या होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये फिर ये सोल्यूबल हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो, ईथर हो गया और बेंजीन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, काफ़ी सारे क्लोरोफॉर्म हो गया, इनमें क्या होगा सोल्यूबल हो जाते हैं। फिर ये हमने ये देखना है कि लिपिड्स क्या होते हैं। बेसिकली लिपिड ना अब एक तो प्रोटीन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे लिपोप्रोटीन हो गया, लिपोप्रोटीन की फॉर्म में। लिपोप्रोटीन का असली मकसद क्या होता है? प्रोटीन को, इसको लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करवाना, और ये मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़े हुए होते हैं लिपिड्स। तो बेसिकली ये है। दूसरा इसका पॉइंट ये है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बुक से दिखाने का वो ये मतलब है कि बुक से आपकी मार्किंग भी हो जाए, बुक्स के ज़रिए ही पढ़ना आ जाए। और ये मैं पढ़ा रहा हूँ लिपन कोट, बायोकेमिस्ट्री लिपन कोट, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी लिपिड या इनका मेटाबॉलिज्म में, लिपिड मेटाबॉलिज्म की डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पर कोई एंजाइम वगैरह डेफिशिएंट हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो 3 डिजीज़ होंगी। अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, ओबेसिटी भी हो सकती है, और भी डिजीज़ हो सकती है, लेकिन मेनली यही होती हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि जब हमारे पास अब जो नॉर्मली हम लिपिड लेते हैं ना यूएस में, अडल्ट में कितने 78 ग्राम लिए जाते हैं, जिसमें से 90% क्या होगा, टीजीज होते हैं। जो टीजीज क्या होते हैं? टीजीज बेसिकली ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जिसमें मतलब कि 3 फैटी एसिड होंगे और फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किससे हुई पड़ी होगी, ग्लिसरॉल से, ठीक है। और जो बाकी रह जाएगा वो क्या होगा, डाइटरी लिपिड होते हैं। अब डाइटरी लिपिड्स में क्या क्या रहते हैं? कोलेस्ट्रॉल आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल के ईस्टर आ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के ईस्टर किस तरह बनते हैं? वो जब हम मतलब क्या होगा इसकी मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करवा रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की फॉर्म में स्टोर करवा रहा है। आगे हम देखते हैं बनते किस तरह हैं। तो लिपिड्स बिगन जो नॉन एस्टेरिफाइड जो फ्री फैटी एसिड होंगे वो भी इसका, और फॉस्फोलिपिड भी, डाइटरी लिपिड जो रिमेनिंग बाकी रह जाते हैं उनमें ये शामिल होते हैं। बाकी अब लिपिड की जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टमक से स्टार्ट होती है, और क्या होगा, इंटेस्टाइन में इसकी एंड हो जाती है। फिर हम देखा जाता है अब स्टमक में किस तरह, अब हम डाइजेशन को देखने लगेंगे किस तरह होती है। स्टमक में देखा जाए तो डाइजेशन किस तरह होती है? अब लिंगुअल लाइपेज जो हमारे पास क्या होगा ना, कि टंग के पीछे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा से प्रोड्यूस होगा, मतलब कि कहाँ से, स्टमक वाल से प्रोड्यूस होगा। फिर ये क्या होगा, ये जो 2 एंजाइम प्रोड्यूस होंगे फिर अब, और ये 4 से 6 pH के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। इन्होंने क्या करना है, टीजीज आए ना, हमने पढ़ा कि 90% से ज़्यादा टीजीज ही होते हैं। तो टीजीज को में से हमने फैटी एसिड को हाइड्रोलाइज करवाना है, वो वहाँ से निकालने हैं। तो फिर इस वजह से हम क्या होगा, ये 2 एंजाइम यूज़ होंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या रहता है, पहले हम स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं कुछ, तो फिर बाकी बाद में देखते हैं। देखें, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर से किस तरह बनेगा? कोलेस्ट्रॉल बनेगा जब हमारे पास क्या हो, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज एक एंजाइम होगा, वो क्या करेगा, इसमें से फैटी एसिड निकाल देगा। मतलब अगर आपने कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनाना है तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर फैटी एसिड लगाएंगे, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन जाएगा। और अगर आपने निकालना है फैटी एसिड, जब कोलेस्ट्रॉल एस्टर में से निकाल देंगे फिर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। इसमें मेन चीज़ें क्या है कि यहाँ पर देखें आप, ये साइल ग्रुप लगा हुआ है, साइल ग्रुप के बाद यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही रह गया है, और बाकी डबल बॉन्ड था वैसे के वैसे रहा है। तो फैटी एसिड रिमूव करेंगे कोलेस्ट्रॉल एस्टर में से, तो क्या बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, इनके अंदर डाइजेशन, ये आगे डाइजेशन नहीं होती इनकी, और ना ही कोई एनर्जी देते हैं, और ना ही कोई इनके लिए कोई एंजाइम है इनकी ब्रेकडाउन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर ये आ जाता है कि हमारे पास जो कोलिन, फास्फोडाइल कोलिन है, ठीक है। फास्फोडाइल कोलिन, इसमें से भी जब हम 2 फैटी एसिड को रिमूव करवाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या है, फास्फोलाइपेज एंजाइम होता है। कौन सा? फास्फोडाइल कोलिन को किस में चेंज किया जाएगा, ग्लिसरोफॉस्फोकोलिन में, ठीक है, और फास्फोलाइपेज। अब देखो यहाँ पर इस तरह होता है, ये फास्फोडाइल कोलिन एक है ना, अगर इसमें से एक फैटी एसिड को रिमूव कराया जाएगा तो फास्फोडाइल कोलिन बनेगा, ठीक है। अगर अब दो रिमूव हो रहे हैं तो जिससे ग्लिसरो फास्फोराइल कोलिन बन रहा है। तो एंजाइम कौन सा? फास्फोलाइपेज, और जो पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हमारे पास आता है टीजीज। टीजीज में क्या होगा, पर एक्ट करेगा पेनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा, इसमें से 2 फैटी एसिड निकालेगा, तो 2 मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल बन जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली यहाँ ये पाथवे शो किया गया। इसके अंदर क्या होगा, देखो हमने जैसे डाइट के अंदर लिए कोलेस्ट्रॉल लिया, फास्फोलिपिड लिए, टीजीज लिए, ये आए कि इसके अंदर स्टमक के अंदर मोस्ट ऑफ द क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, शॉर्ट ज़्यादा क्या होगा कंटेंट कोलेस्ट्रॉल होगा, फास्फोलिपिड का होगा, टैग का होगा, और बाकी क्या होगा, शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड भी होंगे इसके अंदर। अब
उसके बाद स्टमक बाइल साल्ट यहाँ पर क्या करेंगे, इनको एमल्सीफाई करेंगे। एमल्सीफिकेशन का मकसद ये होता है कि लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट को ना स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और फिर क्या होगा ताकि उस पर एंजाइम अच्छी तरह एक्ट कर सकें। अब पेनिक्रेटिक एंजाइम डिग्रेड करेंगे डायरेक्टरी लिपिड्स को जब उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अब प्राइमरी प्रोडक्ट्स कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। फ्री फैटी एसिड है, 2 मोनोसाइल ग्लाइसरॉल और कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस हो रहा है। फिर पीछे से हमने अगर उसको कंटिन्यू रखें, जैसे कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, पीछे हमने ये पढ़ा था कि जब ये जो अब इन्होंने क्या करवाना है, 2 एंजाइम से इन्होंने हाइड्रोलाइज करवाना फैटी एसिड को फ्रॉम से कैसे टैग से वहाँ से निकालना था। अब टैग जो इसके अंदर क्या होगा, शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड होंगे। अब शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड कौन से होते हैं, जिनके मतलब क्या हो, कार्बन क्या होंगे 12 से लेस देन या मतलब लेस देन इक्वल टू इसके होंगे 12, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या होगा, बेसिकली ना मिल्क फैट में पाए जाते हैं। अब मिल्क फैट क्या होगा, हम जैसे कि बेसिकली हम जो बच्चा होता है उसको हम मदर फीड करती है तो दूध वगैरह दे रही होती है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके मिल्क के अंदर फैट्स वगैरह होंगे तो उनकी डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं और उनके अंदर शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड ही पाए जाते हैं। अब फिर हमारे पास आ जाता है कि जो जिनके अंदर सिस्टिक फिब्रोसिस जो बीमारी है, आगे हम पढ़ते हैं या नीचे टॉपिक है। सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होगा, लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइपेज क्या होगा ऐड कर उस पेशेंट की हेल्प करते हैं डिग्रेडिंग टी टैग मॉलिक्यूल पे। सिस्टिक फिब्रोसिस में ये होता है कि पेनक्रेटिक लाइपेज है ना वो हमारे पास नहीं है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो फिर क्या होगा, मतलब वो कह रहा है कि उसकी रिप्लेसमेंट में लिंगो लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज काम करते रहते हैं डिस्पाइट नियर कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द पेनक्रेटिक लाइपेज। उसकी कंप्लीट अब्सेंस भी हो जाए ना तो फिर भी ये काम करते रहते हैं। लिंगोलाइपेज गैस्ट्रोलाइपेज मेनली एक्ट करते हैं किसके ऊपर, शॉर्ट चेन फैटी एसिड के ऊपर। 65% में बेसिकली क्या है, ये ना एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, एक CFTR प्रोटीन का चैनल होता है, ठीक है। कोलोराइड CFTR मतलब कोलोराइड चैनल होता है जिस और CFTR प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसने हमारे पास क्या हो कोलोराइड चैनल के तौर पर एक्ट करना होता है। अब इस प्रोटीन को जो जीन कोड कर है ना, ठीक है, वो उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। अब ये प्रोटीन चैनल कहाँ प्रेजेंट है, पेनक्रियाज में, लंग्स में, टिश्यूज में, स्वेट ग्लैंड में। अब इसकी जब अब देखो ना, अब डेफिशिएंसी जब जिसकी डेफिशिएंसी होगी CFTR प्रोटीन की, तो फिर क्या होगा, अब जो कोलोराइड है उसकी सिक्रेशन नहीं हो पाएगी और क्या होगा, जो वाटर है और सोडियम का अपटेक ज़्यादा हो जाएगा। जब सोडियम वाटर का अपटेक अंदर आना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, फिर क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी। वाटर की कमी हो जाएगी सेल की सरफेस पर, जिसकी वजह से म्यूकस थिक हो जाएगा। म्यूकस थिक होगा वो पेनक्रियाटिक डक्ट में क्लॉग सा बना देगा, जिससे मतलब क्या होगा, पेनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो गई। इसका मतलब क्या होगा, जो पेनक्रियाज में से ना पेनक्रियाटिक एंजाइम है अब वो इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाएंगे, जिन्होंने मतलब चीज़ को ब्रेक डाउन करना था ना, अब वो नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से फिर क्या होगा, इसको ट्रीटमेंट क्या हमने क्या देना है, इसको रिप्लेसमेंट कर देनी है, ठीक है। आप इसको रिप्लेस भी करवा सकते हैं, इंक्लूड द रिप्लेसमेंट ऑफ दीज एंजाइम को रिप्लेस करवा दें, फिर सप्लीमेंट दें फैट सोल्यूबल विटामिन्स को। फिर आगे हमारे पास आ जाता है जी एमल्सिफिकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे एमल्सिफिकेशन का बताया है कि एमल्सिफिकेशन का मेन काम होता है इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। बाल चार्ट एमल्सिफिकेशन परफॉर्म करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं उनका और लिपिड ड्रॉपलेट्स का उनको लार्ज से स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एमल्सिफिकेशन 2 प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बाइल साल्ट्स पर डिपेंड करती है और दूसरी क्या होगा, मिक्सिंग मैकेनिकल मिक्सिंग ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस से, ये मिक्सिंग कितनी हो रही है, ठीक है, और डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ की कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। उसके बाद यही है कि फिर बाल जो होता है कि हमारे पास लीवर में जैसे कि बनता है स्टोर किस अंदर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। अब कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट होते हैं, जैसे इसकी ये है, आगे मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। तो इसमें यह कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट होते हैं, इनमें क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेटेड स्टीरोल रिंग होती है और साइड चेन होती है, जिससे हमारे पास ग्लाइसिन या टोरिन का मॉलिक्यूल कोवलेंटली जुड़ा होता है बाय द अमाइड लिंकेज के जरिए से। ये हाइड्रोक्सिलेटेड स्टीरिन रिंग है, ठीक है, स्टीरोल रिंग है। इसके अंदर फिर क्या होगा, साइड चेन पर हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, ग्लाइसिन या टोरिन जुड़ा होता है, ठीक है। ये इनके दरमियान कौन सा लिंकेज होता है, अमाइड लिंकेज होता है, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं और कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट है। अब यहाँ पर साइड पर पॉइंट लिखे हैं, पेनक्रेटिक जो एंजाइम होते हैं वर्क इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, टोटल फूड स्टेन स्टमक के अंदर 3 आवर्स होता है और इंटेस्टाइन के अंदर 5 आवर्स होता है। डिग्रेडेशन पेनक्रेटिक एंजाइम लेट्स सपोज उनका फंक्शन किस तरह होता है, वो करते क्या हैं, वो करते हैं कुछ ये होगा कि टीजी मॉलिक्यूल क्या होगा, अब हमें बताया कि टीजी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो अब वो म्यूकोजल सेल क्या होगा, उनको आर टू लार्ज टू बी टेकन। अब वो म्यूकोजल सेल इतने एंटीरोसाइड्स मतलब जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल है ना उन्हें एंटीरोसाइड्स कह रहे होते हैं, ठीक है। अब वो टीचर इतने बड़े होते हैं उनको हम क्या होगा, इतनी आसानी से म्यूकोजल सेल उनको नहीं ले सकते। फिर क्या होगा, एस्ट्रेज क्या होगा, पेनक्रेटिक लाइपेज एक्ट करता है, ये हमारे फैटी एसिड को रिमूव कर देता है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर। अब वो कह रहा है पेनक्रेटिक जो अब जो पेनक्रियाज की सिक्रीशन होती है ना, उसमें मेनली क्या होता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज का वो 2 to 3% क्या होगा टोटल प्रोटीन कंटेंट का, यही
फॉर्म कर रहा होता है। और वो अगर जैसे जैसे कि हमारे पेनक्रियाटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, जैसे हम जिससे सिस्टिक फिब्रोसिस में पढ़ गए हैं, जैसे कि उसमें क्या है सिस्टिक फिब्रोसिस में आपने देखा है, तो उसमें क्या होगा, अब लिपिड की माल एब्जॉर्प्शन है, मतलब लिपिड क्या होगा अंडरस्टैंड में ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। सेकंड प्रोटीन फिर क्या होती है कोलाइपेज, जो हमारे पास क्या होगा इसके साथ ही सिक्रेट होते हैं पेनक्रियाज में से ही। ये ना लाइपेज को मतलब बाइंड करवा के रखती है 1:1 में, मतलब एक कोलाइपेज होगा और एक ही लाइपेज दूसरा लाइपेज होगा, एक कोलाइपेज एक लाइपेज होगा, और इसको लिपिड एक्वस इंटरफेस पर से जोड़ के रखती है। अब जो कोलाइपेज क्या होता है, इसने क्या होगा, जैसे इस जाइमोजिन की तरह ही सिक्रेट होता है, जाइमोजिन का इनएक्टिव होता है, इस तरह ये भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है। फिर ये क्या होगा इंटेस्टाइन का ट्रिप्सिन के जरिए एक्टिव होता है। ऑलिस्टेट एक ऐसी एंटी ओबेसिटी ड्रग होता है, इसने हमारे पास क्या होगा पेनक्रियाटिक और गैस्ट्रिक लाइपेज को इनहिबिट करवाती है, जिसकी वजह से क्या होगा फैट अब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती है और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ऑलिस्टेट ड्रग आपको याद होनी चाहिए। बाकी कोलाइपेज के फंक्शन क्या है, इसने स्टेबल करवाना होता है लाइपेज को, एनकर लिपिड को एनकर करवाना होता है, रिस्टोर करवाना होता है इसकी रिस्टोर एक्टिविटी टू लाइपेज की एक्टिविटी को रिस्टोर भी करवाना होता है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर की डिग्रेडेशन किस तरह होती है, वो कह रहे हैं कि देखो मेरी बात सुनो कि फ्री फैटी एसिड बेसिकली डाइटिक कोलेस्ट्रॉल का वो नॉर्मली फ्री फैटी एसिड ही होता है। जैसे हमको डाइट वगैरह होता है उसमें नॉर्मली फ्री फैटी एसिड होगा, लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या पाया जाएगा, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर भी पाए जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल एस्टर वो 10 to 15% होते हैं, ठीक है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल अब कोलेस्ट्रॉल एस्टर विच प्रोड्यूस का कोलेस्ट्रॉल प्लस, मतलब जब इसकी कोलेस्ट्रॉल एस्टर की एस्ट्रेस की मौजूदगी में ना कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज की मौजूदगी में कोलेस्ट्रॉल एस्टर की ब्रेक डाउन करवाई जाएगी, फिर कोलेस्ट्रॉल फैटी एस्टर प्रोड्यूस होगा, जैसे हमने पीछे देख चुके हैं, ठीक है। और एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम क्या होगा ग्रेटली इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट। अब बाइल साल्ट प्रेजेंट होगा तो फिर इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज की। फिर हमारे पास आ जाता है ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। ये है कि मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर एक को रिमूव किया जाए ना, एक फैटी एसिड को रिमूव किया जाए तो लाइसोफॉस्फोलिपिड बनता है, और 2 को रिमूव करें तो ग्लिसरो का वर्ड ही ऐड किया जाता है उसके लिए। ऐसे कि हम फास्फोलिपिड डिग्रेडेशन को यहाँ पर देख लिया जाए तो पेनक्रियाटिक जूस में क्या होगा, अब फास्फोलाइपेज A2 भी रिलीज होकर आ रहा होता है, जो कि क्या है, जो मतलब कि प्रो कोलाइपेज की तरह क्या एक्टिवेटेड बाय, अब ये भी जिस तरह मतलब कि कोलाइपेज जिस तरह जाइमोजिन की तरह एक्टिवेट होता है ट्रिप्सिन से, इस तरह फिर हमारे पास क्या होगा, ये फॉस्फोलाइपेज A2 भी पेनक्रियाज में से ही पेनक्रियाटिक जूस में ही आएगा, और फिर ये क्या होगा ट्रिप्सिन के जरिए ही एक्टिवेट होगा। और फिर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज की तरह ये क्या होगा बाइल साल्ट, इसे बाइल साल्ट चाहिए होगा। जैसे हमने पढ़ा ना कि जिससे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज को क्या होगा बाइल साल्ट की ज़रूरत होती है अपने ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए, इस तरह क्या होगा ये एक्टिवेट ट्रिप्सिन के होगा और इसको बाइल साल्ट की ज़रूरत होगी ताकि अपने ऑप्टिमम एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। अब फास्फोलाइपेज A2 किसको फास्फोलिपिड को उठाएगा, फास्फोलिपिड को उठा के उसमें से कार्बन नंबर 2 पर ना रिमूव करवा देगा फैटी एसिड को, फिर लाइसोफॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट करेगा, लाइसोफॉस्फेटिडाइलकोलिन जैसे एग्जांपल इसने दिया लाइसोफॉस्फेटिडाइलकोलिन बनेगा। फिर क्या होगा उस पर क्या होगा लाइसोफॉस्फो, अब नेक्स्ट लाइसोफॉस्फोलाइपेज एक्ट करेगा, कार्बन नंबर 1 पर रिमूव करवा देगा, और फिर क्या बनेगा कार्बन नंबर 1 को ऊपर फैटी एसिड रिमूव करवाएगा, फिर ग्लिसरोफॉस्फोकोलिन बनेगा जो कि फीसिस में एक्सट्रेट हो जाता है, और या फिर क्या होगा उससे डिग्रेडेशन होती है या फिर ऑब्जर्व हो जाता है। वो हार्मोनल कंट्रोल पर आ जाते हैं। हार्मोनल कंट्रोल किस तरह है कि हमारे पास एंटीरियर एंडोक्राइन सेल होता है ना, जो इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज़ करते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है एक हार्मोन है जी, उसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन, और क्या सिक्रेटिन आ जाता है। अब एंडो एंटीरोक्राइन सेल की भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि आई टाइप है और फिर क्या होगा नीचे क्या है एस टाइप है, ठीक है, जैसे कि ये एस टाइप है। अब जो एंटीरो एंडोक्राइन सेल आई सेल्स है ना, म्यूकेजा के अंदर ऑफ द ये डुडेनम लोअर डुडेनम में प्रेजेंट हो गया और जजनम में प्रेजेंट होंगे। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सीके के मतलब रिलीज़ करना है कोलिसिस्टोकाइनिन इन्होंने रिलीज़ करना होता है। अब कोलिसिस्टोकाइनिन का क्या क्या काम होता है, ठीक है, जैसे कि मतलब क्या होगा कि डाइट हमने डाइट ली उसमें अगर लिपिड मिले तो फिर क्या होगा, जैसे लिपिड पहुंचे किसके अंदर ड्यूडेनम के अंदर या फिर जजनम के अंदर, तो अब उन्होंने क्या होगा एंटीरो एंडोक्राइन सेल ने सेंस किया, फिर उन्होंने क्या होगा सीके के रिलीज़ करना शुरू कर दिया। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने क्या इनके 3 फंक्शन होते हैं। एक तो हमारे पास ये फंक्शन होता है इन्होंने कॉन्टैक्ट करवाना होता है, रिलीज़ करवाना होता है किसको मिक्सचर ऑफ बाइल साल्ट को, फॉस्फोलिपिड्स को और फ्री क्रिस्टोल को, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा इसका फंक्शन होता है एक्सोक्राइन सेल के ऊपर और द पेनक्रियाज को, उन्हें कहता है कि भाई आप एंजाइम रिलीज़ करो। तीसरा क्या होगा गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज़ करा रहा है ताकि क्या होगा स्लोअर रिलीज हो सके गैस्ट्रिक कंटेंट का इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर दूसरी जो सेल है एंटीरो एंडोक्राइन एस सेल, ये क्या करते हैं पेप्टाइड हार्मोन जो सिक्रेटिन प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रेटिन बेसिकली क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जैसे काइम हमारे पास आता है ना तो उसकी पीएच
लो होती है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो स्टमक से निकलने वाला प्रोडक्ट होता है ना, मतलब डाइजेशन के बाद तो काइम बनता है। तो काइम बेसिकली क्या होगा कि जब वो स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा होगा ना, फिर क्या होगा, जैसे उसके फिर इंटेस्टाइनिक सेल से ये एंटीरो एंडोक्राइन एस सेल से डिटेक्ट करेंगे, स्क्रिटिन रिलीज करना शुरू करेंगे। स्क्रिटिन क्या करेगा, अब क्या करेगा, बाइकार्बोनेट रिच सोल्यूशन सिक्रेट करेगा, जिसमें क्या होगा, वो दोबारा पीएच को क्या होगा, नॉर्मल बनाएगा, ताकि क्योंकि वो एंजाइम जैसे कि अब पैनक्रेटिक लाइपेज उन्होंने जब एक्ट करना होता है, एंड ये फिर जो इनके लिए जो पीएच रिक्वायर है ना, तो उस उसको फिर क्या करता है, पहले बात है बाइकार्बोनेट में ये रिच होता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है पीएच को, और फिर उस पीएच तक लेकर आता है जिस पर एंजाइम पैनक्रेटिक एंजाइम ने वर्क करना होता है। नेक्स्ट में फिर आगे हम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। होप सो यू आर एंजॉयड।